तो एक बार थोड़ा रिकैप करते हैं, हमको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए था जो यहाँ पढ़ाते हैं। देखो यहाँ पे जब ये चैप्टर मनी एंड क्रेडिट, और बताएं कि पढ़ाते वक्त रफ भी करना सीखो, लिखते रहोगे ना दिमाग एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। पिछले क्लास में मनी एंड क्रेडिट पढ़ा रहे थे तो कौन कौन नहीं था, हाथ उठा तो। खुशी गायब थी, अच्छा उधर से तुम तीनों भी गायब था, इधर से, बहुत अच्छा। हिस्ट्री में गायब मत होना, मैक्सिमम एसएसटी का क्वेश्चन में बच्चा फंसता है हिस्ट्री और सिविक्स वाला में, उसमें नहीं गायब होना है। अब देखो मनी एंड क्रेडिट वाला जो सेक्शन है, इसमें हमने देखा कि ये चैप्टर दो ही सेक्शन में बटा हुआ है। पहला वाला सेक्शन क्या है, मनी का, और दूसरा वाला सेक्शन क्या है, क्रेडिट का, जिसमें मनी से रिलेटेड बहुत सारी बातों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारी बातों को। कौन है, आ जाओ। कहाँ से आते हो आयुष, आए चांगर से, टाइम से आ जाया करो। 45 में जानबूझ के स्टार्ट करेंगे बच्चा तब तक आ जाएगा, फिर भी उसके बाद भी लेट हो रहे हो, मैनेज करो टाइम को यार। अरे हाँ, अब देखो क्या हम बता रहे थे यहाँ पे कि ये जो मनी और क्रेडिट वाला चैप्टर है ये दो ही पार्ट में बटा हुआ है, एक मनी वाला पार्ट है और दूसरा क्रेडिट वाला पार्ट है। तो मनी वाले पार्ट में बहुत सारी बातें पिछले क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहला पॉइंट आया था व्हाट इज बार्टर सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जहां पे सर्विस और गुड्स को क्या किया जाता है, डायरेक्ट एक्सचेंज किया जाता है। दूसरा मनी बार्टर सिस्टम में कुछ समस्याएं होती है, जैसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मेन समस्या, और उसके बाद लैक ऑफ मेजरमेंट, लैक ऑफ स्टोरिंग वेल्थ, एक्सचेंजिंग में भी थोड़ा दिक्कत होता होगा। फिर इस चीज को खत्म किया मनी ने, तो हमने मनी का सारा फॉर्म देखा, हमने देखा कि मनी को दो पार्ट में बांटा गया, ओल्ड और मॉडर्न। तो ओल्ड वाले में तो बस कॉइन्स था, जो स्टार्ट हुआ था कहानी पंच मार्क से लेकर के गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन तक। लेकिन जब मॉडर्न में आया ना, तो मॉडर्न में कई पैटर्न बन गया, एक कॉइन बन गया, एक पेपर नोट बन गया, और एक डिजिटल करेंसी बना, जिसमें डिजिटल में बहुत सारी चीजें बने, उसमें आपका यूपीआई भी आ जाता है, नेट बैंकिंग भी, और क्रिप्टो करेंसी भी आ जाता है, वो सब बुक में नहीं है। और इन सारी बातों को पढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा, डीमोनेटाइजेशन, और ये देखा कि इंडिया में भी ये करेंसी क्यों बंद की गई थी, कहानी भी बताया था इसके पीछे किसी मूवी का, जिसमें ये थोड़ा सा रिफ्लेक्ट किया गया था, ये वाला सीन। तो मनी में दो एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ लिए, डिमांड डिपॉजिट और चेक। क्या पढ़े थे, डिमांड डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट कहता है कि कोई भी अकाउंट होल्डर अपना जो पैसा बैंक में जमा किया उसको वो जब मांगेगा, विड्रॉ करेगा, तो उसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। अब डिमांड डिपॉजिट कई तरीके से किया जाता है, हमने उस पर भी बात किया, और चेक का डेफिनेशन और उसका सारा फीचर्स हम लोग डिस्कस कर लिए। और लास्ट क्या डिस्कस किए, बैंक का इनकम का सोर्स, कहां से वो अर्निंग करता है। चलो ठीक है, इतना हम लोग पढ़े। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्रेडिट पढ़ने वाले हैं। अच्छा, अभी तक जितना भी क्लास चला है, आप में से कौन से बच्चे जो स्टार्टिंग से लेके अभी तक एक भी दिन एब्सेंट नहीं किया, हाथ उठाइए। वेरी गुड, ठीक है, एकदम एथलीट की तरह लगे रहो। एथलीट को जानते हो ना, वो लोग जब दौड़ता है ना, 100 मीटर जो रनर होता है वो बड़ा फास्ट दौड़ता है, 22 सेकंड 23 सेकंड में दौड़ जाना है 100 मीटर, ऐसा रनिंग में रहता है। पता है तो कैसे प्रैक्टिस करते हैं, उनको दौड़ना बड़ा अच्छा से आता है, नॉर्मल व्यक्ति से बहुत फास्ट दौड़ते हैं। लेकिन पता है जब वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, तो उनको पता है कि दौड़ना कैसे, फिर भी क्या करेंगे, प्रैक्टिस नॉर्मल लेवल के 4 गुना 5 गुना जाके ऊपर करेंगे। जैसे आप मूवी वगैरह में देखते होंगे कि रनर है ना, तो पीछे क्या किया, रस्सी बांध करके बड़ा सा टायर बांध लिया, ठीक है, या फिर पीछे से उसका जो वो क्या रहता है कोच, वो जोर से पकड़े हुए इसका रस्सी और वो भागने का प्रयास कर रहा है। मतलब उसका उसके प्रेशर को क्या कर रहा है, उस पर प्रेशर बना रहा है, उसके फोर्स को रोक रहा है, और जैसे वो बोझ हटता है ना, वो गति से भागता है। वो इसी तरह का ये काम करेगा। आपको कितना आता है, पिछले साल भर में आपने 10th को कितना स्टोर किया माइंड में, कितना सीखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको साइड करो। अभी प्रायोरिटी किसको देना है, जो चल रहा है उसको और बढ़िया से देख लेना है, जो चल रहा है उसके बारे में नहीं जानते, ये सोच के उसको सुनना है और कोशिश करना है यादें हो जाए। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, आप क्या कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, और रिवीजन में टॉपिक दिमाग में अट जाए, याद हो जाए, ये मायने रखता है।
अगर ये सोच के बैठा कि क्लास चल रहा है हमको पूरा का पूरा टॉपिक याद हो जाएगा तो आप फंसोगे। दिमाग खाली रखो कि मुझे बस टॉपिक याद हो जाना चाहिए, मेन पॉइंट्स याद हो जाना चाहिए, इसी इंटेंशन के साथ डेली बैठो, चाहे सब्जेक्ट कोई भी चल रहा हो। अब देखिए, जैसे मान लो अभी क्रेडिट का सेक्शन हम स्टार्ट करते हैं, तो क्रेडिट जो सेक्शन है, क्रेडिट को हम लोग जनरली क्रेडिट वर्ड नहीं समझ में आता, लेकिन जब क्रेडिट को इस रूप में लिखा जाता है तो आसानी से समझ में आता है। और जब बात लोन वर्ड यूज होता है ना, तो दिमाग में क्या बात आता है कि किसी को पैसा देना। जनरली यही सब सोचते हैं, लोन का मतलब किसी को पैसा देना, बट ये कह रहा है पैसा नहीं देना। बुक बोल रहा है लोन का मतलब सिर्फ पैसा देना नहीं होता है, लोन एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है। ये क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। किसके बीच में भाई? तो हाँ, बिटवीन बोरोवर एंड लेंडर, ये दो प्रकार के व्यक्ति के बीच में क्या होता है? एक समझौता होता है, जहां पे ये जो लेंडर वह होते हैं, जहां पे क्या करता है, ये जो लेंडर होता है ये सप्लाई करता है। ये क्या करता है? सप्लाई करता है। क्या सप्लाई करेगा भाई? किसको सप्लाई करेगा? बोरोवर्स को सप्लाई करेगा। क्या सप्लाई करेगा? तो यह सबसे पहले प्रायोरिटी में रख दो मनी। अच्छा, उसके बाद कोई वस्तु हो सकती है, ठीक है, या कोई सर्विस भी हो सकता है, और कंडीशन क्या है कि भविष्य में ये हमको वापस लौटा देगा। तो अगर इस तरह का एग्रीमेंट दो व्यक्ति के बीच में हो तो उस एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? कर्जा, लोन, क्रेडिट, जो बोलना हुआ उसको बोल दो। ठीक है, तुम खड़े हो बेटा, क्या नाम है, खड़े हो जाओ। ये जो एग्रीमेंट अभी हम समझा रहे थे, इसमें कितने तरह का व्यक्ति आया? कौन कौन? अच्छा, ये बोरोवर किसको बोला जाता है? ठीक है, और लेंडर किसको बोला जाता है? बैठ जाओ। वन हु, उल्टा बोल दी, वन हु टेक लोन या क्रेडिट, उसको हम बोलते हैं बोरोवर, और जो लेंड करता है मतलब जो प्रोवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं? लेंडर। तो ये एग्रीमेंट है, और ये एग्रीमेंट तो हर जगह काम करता है, हर जगह ये एक्टिव है, हर जगह। आपका डेली लाइफ में डेली पता नहीं कितनी बार ये एग्रीमेंट आप करते होंगे, छोटा छोटा, ऐसा नहीं पैसा की बात हो रही, छोटा छोटा। कभी आप किसी से पेन मांग लिए, कभी किसी से कॉपी मांग लिए, कभी किसी का साइकिल मांग लिया, कभी जबरदस्ती कुछ उसका छीन कर यूज कर लिए। भाई एग्रीमेंट ही तो है ये, और इस एग्रीमेंट में सामने वाला समझ रहा है आपके इमोशंस को, इसलिए वो क्या कर रहा है? भाई ये नहीं कर रहा कि इंटरेस्ट लेंगे। अब तुमको प्यास लगा, अपना दोस्त का बोतल का पानी निकाल के पी गया, झूठा भी कर दिया, ना पिए देंगे थोड़ा, तो सामने वाला इमोशन समझ रहा है, बोले जा जा इंटरेस्ट ना लेंगे। लेकिन हाँ, कैसे वसूल करे? अगला दिन तुम्हारा बोतल से पी लेगा, यही करेगा ना। तो ये एग्रीमेंट है, ये छोटा सा एग्रीमेंट का ये छोटा सा एग्जाम्पल है। और हम अपने अगर सराउंडिंग्स में देखें तो हर व्यक्ति इस क्रेडिट पे जीता है। क्या करता है? क्रेडिट पे जीता है। तो क्रेडिट को समझने के लिए बुक ने क्या किया? दो सिचुएशन हमको दिया। कितना सिचुएशन दिया? पहला सिचुएशन किस कैरेक्टर का है? नहीं, एक नाम है किसका? सलीम का। और दूसरा सिचुएशन स्वप्ना का है। पहला किसका सिचुएशन है और दूसरा सिचुएशन? चलो इन दोनों का जरा दर्शन करें, कहाँ है ये दोनों प्राणी? यहाँ देखो, इस टॉपिक में जब हम आ रहे हैं तो देखो लिखा हुआ है, क्रेडिट नहीं हेडिंग लिखा हुआ है टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, जिसमें एक सिचुएशन का नाम है फेस्टिवल सीजन और दूसरे का नाम है स्वप्नाज प्रॉब्लम। अब इसमें क्या समझाया गया समरी, कि एक व्यक्ति जिसका नाम सलीम है, वो जूता मैन्युफैक्चर करने के लिए 3 जगह से क्रेडिट को अरेंज किया, सर्विस के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में, और उसके बाद एडवांस मनी के रूप में। और इसके इस पूरे बिजनेस में इसको काफी बेनिफिट हुआ, काफी कमाया। अगर ऐसा इसका कंटिन्यू चले तो ये राइज कर जाए। तो एक नीड निकल के आ रहा है इसके कहानी से, क्रेडिट का एक नीड निकल के आ रहा है। क्या? कि अगर किसी व्यक्ति को बिजनेस एक्सपैंड करना है तो क्रेडिट उसके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। ये गारंटी नहीं है, हो सकता है अगर बिजनेस लॉस कर गया तो। इसी के कहानी में अगर लेदर सप्लायर ऑन टाइम अगर नहीं देता चमड़ा, तो सर्विस करने वाला 1 महीना में प्रोडक्शन नहीं करता, तो कंडीशन लगा देंगे तो बुरा हो जाएगा। लेकिन हाँ, चांसेस है कि बिजनेस एक्सपैंड किया जा सकता है। तो एग्रीकल्चरल एक्सपैंड भी हो सकता है। लेकिन जब एग्रीकल्चर की कहानी को जब हमने ऑब्जर्व किया तो यहाँ लॉस दिखा। क्या दिखा? कि ये एक बार ली, ये उम्मीद से कि फसल उपजाएंगे और पैसा लौटा देंगे, फसल में कीड़ा लग गया पहला राउंड में, तो कर्ज रह गया पेंडिंग में, नया कर्ज फिर ले ली। अगले बार इतना क्रॉप्स हुआ ही नहीं कि ये रिटर्न कर पाए, तो इसके साथ इसके ऊपर 2 साल का कर्जा हो गया और प्लस में इंटरेस्ट सो अलग से। इस सिचुएशन में इनको अपना जमीन का एक टुकड़ा बेचना पड़ा। तो ये तो लॉस का सीन है, और ऐसे लॉस के सीन किसान लोग नॉर्मल फेस करते हैं अपने कंट्री में, छोटे छोटे लोग।
हम लोग में से अधिकांश लोग इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, जमीन नहीं बेचते लेकिन ईएमआई पे चीजों को खरीद रखे हैं, जहां से बच के निकलने का जगह ही नहीं मिल पाता है। जैसे एक ईएमआई कंप्लीट होने वाला होता है तो कारपोरेट वाला ऐसा मेंटेलिटी सेट कर दिए हैं कि एक ईएमआई कंप्लीट होता है और दूसरा कोई प्रॉब्लम आता है तो हमें लगता है आसान रास्ता वही है, और हम फंसे रहते हैं उसमें। तो ये देख रहे हैं दूसरे सिचुएशन में क्रेडिट लेने से लॉस भी हो सकता है, और लॉस का सबसे बड़ा रिजल्ट क्या होता है? डेब्ट ट्रैप। लॉस अगर हो जाता है, अगर इस सिचुएशन को अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे थे तो सिचुएशन में हमको क्या दिखा? एडवांटेज दिखा। एडवांटेज मतलब फायदा हमको दिखा, लेकिन साथ ही साथ क्या दिख रहा है? लॉस भी दिख रहा है। और लॉस में कभी कभी ये सिचुएशन बहुत ऑड हो जाता है। किस रूप में? डेब्ट ट्रैप के रूप में। किस रूप में? अच्छा, डेब्ट ट्रैप पहले समझते हैं डेफिनेशन। डेब्ट ट्रैप को हिंदी में क्या बोलेंगे? कर्ज का जाल। किसका जाल? कैसे भाई? तो इसमें है कि जो बोरोवर्स होता है वो प्रिंसिपल पेड करता, सॉरी इंटरेस्ट पेड करता जाता है, और जो प्रिंसिपल होता है वो एज यूजुअल रह जाता है। तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? डेब्ट ट्रैप। जैसे ज्यादातर पहले किसान लोग के साथ ये प्रॉब्लम होता था कि वो मनी लेंडर से कर्जा लेते थे, और कर्जा लेने के बाद क्या करते थे ना, सूद होता था 10%। अब मान लो 3,000 कर्जा लिया तो महीना का कितना परसेंट? 300 होगा। अगर 10% के हिसाब से लेगा तो महीना का कितना देना पड़ेगा उसको? 3,000 अगर तुम कर्ज ले रहे हो 10% पर मंथ पे, तो मंथली कितना रिटर्न करोगे? 300। तो 300 वो हर महीने रिटर्न करता जा रहा है, ठीक है। और पता चला कि ये वो 300 देते जा रहा है, लेकिन वो जो उसका 3,000 है वो घट ही नहीं रहा है। अगर ऐसा सिचुएशन में फंस जाए तो उसको क्या बोलते हैं? तो बोरोइंग का और लोन का ये सबसे बुरा सिचुएशन माना जाता है। तो ये दो सिचुएशन से समझ में आ रहा है कि लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब आप बताओ, क्या लोन लेना चाहिए? कितने बच्चे एग्री करते हैं लोन लेना चाहिए? कितना बच्चा एग्री कर रहा है कि लोन नहीं लेना चाहिए? हाथ उठाओ। ठंडा में हाथ ऐसे नहीं होता है, ऊपर उठता है। बस एगो दूगो तीन गो उठा रहा है। इधर गर्ल्स में कोई नहीं अपना ओपिनियन दे पा रहा है। लोन लेना चाहिए जी? डिपेंड करता है सिचुएशन पे, पर्पस पे भी डिपेंड करता है। अब कहाँ से लोन लेना है? जो चलो ज्यादा सोच लिया, ज्यादा सोचने वाला बड़ा गड़बड़ वाला सिचुएशन में फंस जाता है। एगो एगो बहुत फेमस, वर्ल्ड फेमस राइटर है, अभी भी है, ठीक है। कहाँ का है जगह का नाम नहीं याद है, बट इतना याद है कि यूएसए का है। उनका फेमस बुक भी है, एक बार और हम क्लास में जिक्र किए थे। नाम है रॉबर्ट कियोसाकी, और उनके बुक का नाम क्या है? रिच डैड और पुअर डैड। आप लोग सुने होंगे, कभी पढ़ना चाहिए उसको। 9-10 के एज में उस बुक को पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? उसमें का स्टेटमेंट है, बताते हैं। वो बच्चा जो आज के टाइम में वर्ल्ड फेमस, मतलब पैसा वाला भी है, अच्छा खासा पैसा है, और राइटर भी है, उसके एडिशन से बहुत सारा पैसा भी आता है। तो बताए वो क्या बोलता है कि भाई कर्ज लो और कर्ज दो मत। कर्ज लो और कर्ज को क्या करो? टालो, जितना दिन तक टाल सकते हो टालो। लेकिन जब टालोगे ना तो यहाँ पे प्रेशर बनेगा, क्योंकि सामने वाले से पैसा ले रखे हो और वो बदतमीजी से बात करे, आप पे प्रेशर बने मुझे पैसा दो, और आप उसको टालो। तो ये भाई बड़ा उसके लिए अति चाहिए, पेशेंस चाहिए अपने एंगर को कंट्रोल करने का। तो उसको टालो, अगर टाल सकते हो तो कर्जा लो। तो बोला कर्ज, फिर भाई इतना बड़ा राइटर क्यों बोल रहा है कर्जा लो? तो बोला कर्जा लो और उस कर्जे को कहीं और इन्वेस्ट कर दो, और जब तक उधर इन्वेस्ट से उस कर्जा से ज्यादा पैसा ना, तब तक उसको देवे मत करो। इमेज ये नहीं, अगर इस चीज को झेल सकते हो तो आप भी अमीर बन सकते हो। पता है, ऐसे ही किया था, पूरा जिंदगी ऐसे किया। एक बार वो कहीं पे प्रॉपर्टी खरीदने गया और प्रॉपर्टी का दाम था 200 मिलियन। कितना मिलियन? 200 मिलियन। और उसके पास पैसा घंटा नहीं, कुछ नहीं था। गया, बात किया, बोला हाँ 200 मिलियन है, ठीक है। अब वो तो बात करके निकल लिया, और जो बेचने वाला, जो मकान बेचने वाला, प्रॉपर्टी बेचने वाला था, वो बस इसको बता दिया था कि आप यहाँ पे जाके देख लो। अब वो यहाँ रहता नहीं था, तो ये दिमाग लगाया कि वो तो यहाँ रहता नहीं, हमसे 200 मिलियन मांगा है। ये क्या किया, खुद सेलर बन गया, दूसरा कस्टमर को पकड़ के लेके आ गया। बोला भाई इस घर का दाम 250 मिलियन है, आपको चाहिए तो बोलिए। बोला हाँ ठीक है। बस क्या किया, सीधा प्रॉपर्टी को अपने नाम पे ट्रांसफर करा, उसके नाम पे ट्रांसफर करा दिया, बीच में 50 मिलियन इसका। ऐसे कर करके बहुत सारे उसके लाइफ में एग्जाम्पल है। बचपन में जब वो 7 में पढ़ रहा था ना, 7-8 में जब पढ़ रहा था, ठीक है, तो उसको बाप बोला ना कि भाई दुनिया में सबसे कीमती पैसा होता है, पैसा से सब कुछ मिलेगा। पता वो खुदे पैसा छाप लिया, छोटा कि सिक्का बना लिया, ढाल लिया। उसको लगा पैसे है तो लाओ ढाल ही लेते हैं, और क्या। और जैसा सिक्का चलता था वैसा सिक्का ढाल लिया मार्केट में। ले जब बाबू जो के दिखाया तो बोला ये तो बड़ा गलत काम कर दिया तुम। बोला गलत का है, भी तो पैसा है, अब इसको चलाएंगे मार्केट में। उसको इस बात के समझ नहीं था उस छोटा में।
तब बाद में समझा कि अच्छा ये डुप्लीकेट होता है, तो फिर अपडेट किया। पता है क्या किया, गर्मी की छुट्टी जब उसको मिला तो गर्मी की छुट्टी में कबाड़ी वाला के पास पहुंचा। 1980 का बात हो रहा है, 80-70 का, कबाड़ी वाला के पास पहुंचा। पता क्या करने गया होगा कबाड़ी वाला के पास, सारा किताब छाटा। कौन कौन सा, जो किताब बड़े बड़े घर के बच्चे बेच देते हैं उनको छाटना शुरू किया, और 2-3 दोस्त मिलकर उसको कलेक्ट शुरू कर, अपना सराउंडिंग में जितना कबाड़ी वाला था सबके पास गया, घर लेके आया, किताब का ढेर लगा दिया। कुछ पैसा इन्वेस्ट हुआ होगा, फिर उसको किताब को छाटा, तो उसमें बहुत सारा कॉमिक्स और कहानियों का किताब भी मिल गया, पढ़ने वाला भी। फिर स्कूल में गया, बोला कहानी की किताब पढ़ेगा तो हाँ, तो 2 रुपया लेंगे, वो किताब देंगे। तो अब भाड़ा पे लगाने लगा। अब देखते देखते उसका वो एक लाइब्रेरी की तरह बन गया वो स्टोर हाउस, और फिर उससे क्या करना, खूब पैसा कमाया, उसको भी खत्म कर दिया। ऐसे कर करके वो डेवलप हुआ। इन सारी कहानियों को वो इस बुक में लिखा है, और लास्ट में बताया कि पैसा कमाने के लिए, पैसा बनाने के लिए भाई बहुत नॉलेजेबल नहीं होना जरूरी है, पैसा कमाने के लिए बस पैसा बनाना आना चाहिए। कैसे वो सिखाया उस बुक में। इसलिए इस एज में पढ़ना चाहिए, माइंड चेंज हो जाएगा आपका। पढ़ के देखो, पता नहीं कैसे चर्चा निकल गया, कर्जा की वजह से चर्चा निकला है। तो ये क्रेडिट सिचुएशन हम देख रहे थे, जहां पे 2 सिचुएशन है जो डिसाइड करवाता है कर्ज लेना चाहिए या कर्ज नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे नीड निकल के आ रहा है कि आखिर कोई भी कर्ज क्यों लेगा, कोई भी व्यक्ति का क्रेडिट का नीड पड़ता ही क्यों है, कोई तो कारण होगा ना। तो एक तो कारण दिख गया कि बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए कोई लेगा, दूसरा एग्रीकल्चरल इनपुट्स को खरीदने के लिए लेगा, और क्यों कोई कर्ज लेगा, और गेस करो। आपका घर में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गया तो क्या करोगे, घर में नहीं है पैसा तो वो क्या करोगे, फिर क्रेडिट आप लोगे, हेल्थ इशू को मेंटेन करोगे, कोई हायर एजुकेशन के लिए लेता है। अलग अलग नीड होता है, सिचुएशंस अलग अलग और कई नीड होते हैं, तब जाके क्रेडिट अरेंज हो पाता है। तो क्रेडिट क्या है इस बात को क्लियर कर दिए हम, डेफिनेशन भी, इसका सिचुएशन भी, और इसके नीड को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अच्छा, आप किसी से क्रेडिट लेने जाओगे तो क्या मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्या बोलेगा भाई, क्रेडिट का टर्म्स होता है, क्या होता है, अब वो टर्म्स पूरा करोगे तब आपको क्रेडिट मिलेगा। ऐसा थोड़ी है कि आप अपने दोस्त का वो कॉपी यूज कर लेते हो बिना उससे पूछे, बिना वो किए, तो बिना किसी टर्म्स के करते हो। टर्म्स है ना, वहां पे क्या चीज का टर्म है, रिलेशनशिप का बाउंड है, और दूसरा क्या, ट्रस्ट भी है, और ये भी ट्रस्ट है कि कल मुझे जरूरत पड़ेगा तो हम भी बिना पूछे इससे ले सकते हैं। तो ये तो टर्म है ना, हर रिश्ता में टर्म्स होता है, और यहाँ भी टर्म्स है, और बिना टर्म्स के आपको क्रेडिट मिलने वाला नहीं है। देखो तो टर्म्स क्या क्या है भाई, यहाँ से डायरेक्ट देखते हैं। बंद हो गया क्या, नहीं, देखो ये जब हम यहाँ पे टर्म्स में आते हैं तो सबसे टर्म्स में देखो क्या क्या दिख रहा है, इधर नहीं, छोड़ दो। अच्छा, एक पॉइंट बताओ, व्हाट मींस टर्म्स ऑफ क्रेडिट। हाँ, कंडीशंस दैट आर अप्लाइड ड्यू टू टेकिंग क्रेडिट। जब हम क्रेडिट ले रहे हैं, ड्यूरिंग टेकिंग क्रेडिट, जब हम क्रेडिट लेते हैं और जब उन शर्तों को पूरा करने जाते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है, टर्म्स ऑफ, जिसमें 4-5 शर्त एकदम मैंडेटरी है। कौन कौन सा शर्त मैंडेटरी है, इधर इधर उधर उधर मत जाओ, उधर डायरेक्ट कोलेक्ट्रल में मत जाओ। क्या क्या है देखो, सबसे पहला इंटरेस्ट रेट, सबसे पहला क्या है, पहला कंडीशन, पैसा तो देंगे, एक्स्ट्रा कितना दोगे। और हमको लगता है इससे भी पहले एक और टर्म आता है जिसको बोलते हैं टाइम ड्यूरेशन। पहला डिमांड यही होता है लेंडर का, भाई हम क्रेडिट दे रहे हैं, कितना दिन में लौटाएगा। पहला टर्म क्या हो गया, टाइम या ड्यूरेशन। दूसरा इंटरेस्ट रेट, कौन डिसाइड करता है इंटरेस्ट रेट, लेंडर जो बोरो कर रहा है वो डिसाइड करेगा। कोलेट्रल, तीसरा डिमांड क्या होगा, कोलेट्रल का। तो कोलेट्रल क्या होता है, देखो यहां डिफाइन किया है, इसका डेफिनेशन को समझो, यहां पे डिफाइन कर रहा है कि ये एक एसेट होता है। कोलेट्रल इज एन एसेट दैट द बोरोवर्स ऑन, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल्स, लाइफ स्टॉक और डिपॉजिट विद बैंक, एंड यूजेज दिस एज अ गारंटी टू लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, कोलेट्रल संपत्ति है, किसका संपत्ति है, जिसमें ये सारे संपत्ति उसके हो सकते हैं, और ये संपत्ति वो किसको हैंड ओवर करेगा, देगा नहीं, बस गारंटी के रूप में उसको बताया कि भाई मेरे पास ये संपत्ति है, और जब तक लोन नहीं रिपेड हो जाता तब तक आप इसको गारंटी के रूप में यूज कर सकते हो। प्रैक्टिकल एग्जांपल, आप सोनार से जाओ 10,000 रुपया मांगने के लिए, क्या करेगा वो, नहीं देगा कर्जा, कहेगा ठीक है देंगे, 10 का लेंगे भाई, 10% लेंगे, 6% लेंगे, लेकिन पहले 10,000 से ज्यादा का हमको कुछ कोलेट्रल चाहिए। तो आप क्या दोगे उसको, आपके पास जो जेवर होगा वो उसको हैंड ओवर करोगे, चलो इसको रखो, जितना ड्यूरेशन तय हुआ अगर उतने दिन में लौटा दिए तो ठीक, नहीं तो वो बेच के वसूल कर लेगा। उसी को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कोलेट्रल। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट में 3 टर्म हो गया,
टाइम जिसको ड्यूरेशन भी बोले थे, दूसरा, तीसरा इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन, क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट भी। अगर अननोन जगह से ले रहे हैं तो आईडी तो मांगेगा ही, नोन जगह पे आईडी का डिमांड नहीं करेगा। तो इन सबको एक साथ कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। और ज्यादातर सबसे ज्यादा जरूरी इसमें यही होता है, कोलेट्रल, बिना इसके आपको नहीं मिलेगा। अननोन सोर्स से अगर आप लेने जाओगे तो बिना कोलेट्रल के आपको कर्ज देने वाला कोई नहीं है, नहीं देगा। जिसको हिंदी में गिरवी बोल दो, पगड़ी बोल दो, यही सब भाषा से इसको जाना जाता है। बैंक वाले ये चीज बहुत अच्छे से यूज करते हैं। जैसे हम अपना एक एग्जाम्पल बताते हैं, हम सेविंग नहीं करते थे, ठीक है, तो सेविंग नहीं करते तो उससे पहले बैंक कभी हमको बोलबो नहीं करता था लोन ले लीजिए या ये कर लीजिए। जब सेविंग करना स्टार्ट किए, बैंक में पैसा रहे चाहे नहीं रहे, सेविंग करना स्टार्ट किए तो बैंक से 10 गो फोन आएगा, सर क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए, सर ये कर लीजिए। क्यों? उसको पता है कि मेरे ही अकाउंट से इतना पैसा इस व्यक्ति के नाम पे डिपॉजिट है, अगर कर्जा लेके भाग गया तो डिपॉजिट हम चुका लेंगे। तो ये भी एक प्रकार से क्या हो गया, बैंक के साथ जो डिपॉजिट है ये क्या हो गया, एक तरह से कोलेट्रल हो गया। तो ये क्रेडिट जो ये हो गया। अच्छा, इस पे भी एक कहानी दिया हुआ है, किसका कहानी है, जिसमें मेघा के बारे में क्या बताया कि वो हाउस लोन लिया, ठीक है, कितना का, 10 लाख का, कितना का लिया है, कई साल के लिए, 10 साल के लिए। और बैंक ने उससे डॉक्यूमेंट मांगा, सैलरी स्लिप मांगा, घर का कागज मांगा, इंटरेस्ट तय किया और मोड ऑफ रिपेमेंट तय किया। ये सारी बातें यहाँ पे है। तो आपका एग्जाम में चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, इस तरह से इंटरनल केस स्टडी से क्वेश्चन नहीं रहता है, तो उसको आप एग्जाम्पल के रूप में अपने आंसर में ऐड कर सकते हो, बट इस तरह से कभी पूछता नहीं है, वो रेयर है। कभी कभार ऐसा है, हम अभी भी दिया होगा प्री बोर्ड वाला क्वेश्चन, चाहे एक स्कूल में या कोचिंग में कहीं भी, तो इस तरह के इंटरनल क्वेश्चन उसमें बहुत कम मिले होंगे या नहीं ही मिला होगा। इसलिए हिस्ट्री में भी सोर्स में जाओगे ध्यान नहीं देना है, पिक्चर से मिलता है, पिक्चर देखना पड़ेगा। तो क्रेडिट कंप्लीट हो गया, किसी को दिक्कत? अब क्रेडिट बहुत सारे जगह से अरेंज किया जाता है, जिसमें ये 2 पेज में कहानी है, जिसको हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये लंबा सा टाइम खाएगा, इसलिए उधर नहीं जा रहे हैं। तो अब सवाल है कि जो क्रेडिट हम लोग अरेंज करते हैं, ये क्रेडिट अरेंज कहाँ से होता है? तो दिया हुआ है कि क्रेडिट के बेस पे भी होता है सेक्टर्स। क्या होते हैं, कितने प्रकार के सेक्टर होते हैं? 2। पहले को क्या बोलते हैं, फॉर्मल, और दूसरे को इनफॉर्मल बोला जाता है। एक हो गया फॉर्मल और दूसरा क्या हो गया? अब इन दोनों को कंपेयर कर लिए, हो गया मेरा तैयार, और क्या, इन दोनों का कंपैरिजन किया, टॉपिक कंप्लीट। अच्छा, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक ले ले पहले, हर साल खड़े हो जाते। अच्छा ये बताओ क्रेडिट क्या होता है? हाँ, देखो फिर से वहीं फंस गया ना, दिमाग का मेंटलिटी नहीं ग्रो करवाओगे, दिक्कत है ना। बोलो आयुष। क्रेडिट एक तरह का मतलब ये पेमेंट या कुछ भी होता है जो मतलब लेंडर से हम लोग लेते हैं बॉरोवर एज ए बॉरोवर, और उसके बदले में कुछ गिरवी रखते हैं उसके पास। अच्छा वेट करना, सुना न्यू स्टूडेंट्स आज पूछते हैं एग्रीमेंट होता है सर लोग किसके बीच में, बॉरोवर और लेंडर, जिसमें क्या उस एग्रीमेंट में क्या, कि या तो मनी या फिर कोई सामान या हाँ, लेंडर हैंड ओवर करेगा किसको, बोरोवर को। बैठ जाओ। अच्छा उधर से क्या नाम है, सत्यम, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जब कोई क्रेडिट लेता है तो बहुत सारे टर्म्स होते हैं, तो कम से कम 2 या 3 टर्म्स बताओ, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, कोई 2 या 3 टर्म्स। अच्छा चलो, उसको हम गिरवी को हम लोग कोलेट्रल बोलेंगे, अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, कॉपी में सेंस दिख जाता है ना इवेल्युएटर को, इवेल्युएटर को सेंस दिखेगा कि बच्चा कमजोर है तो वो आपको फेल नहीं होने देगा। लेकिन यहाँ पे फेल होना डर नहीं है, यहाँ डर है कि मार्क्स कम आ जाएगा, मार्क्स कम नहीं लाना है, 60% से तो ऊपर एटलीस्ट प्रयास करना आ जाए। और दूसरा, नहीं नहीं वो तो हो गया आप कोलेट्रल, और दूसरा शर्त क्या होता है क्रेडिट का? अच्छा ड्यूरेशन, बैठ जाओ, ड्यूरेशन भी दूसरा मायने रखता है। चलो ठीक है, तुम खड़ी हो जाओ, आरती, आरती नाम है ना। अच्छा ठीक है, अभी जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे उसमें एक पॉइंट आया था डेप्ट ट्रैप, ये क्या होता है? तो नहीं पे कर पाया तो तू कर्ज खोर हो गया हो कुछ ही नहीं पे कर्जा लिया नहीं करते तो तू कर्जा खो रहा होगा, कर्जा में फंस जाते हैं। ठीक है, इसको सेंस पकड़ में नहीं आ रहा है। क्या नाम है, रिया, डेप्ट ट्रैप को डिफाइन करो।
हिंदी इंग्लिश जैसे डिफाइन कर सकते हो। इतना टाइम लगेगा? सौम्या करो डिफाइन उठाए, इसको टाइम लग रहा है। इसको हम लोग बोर्ड पे नहीं लिखे थे, ओरली क्या समझाए, बैठ जाओ, समझाए थे कि एक ऐसा सिचुएशन, डेब्ट सिचुएशन, जहां पे बोरोवर इंटरेस्ट पे करता जा रहा है और जो मेन अमाउंट है वो घट ही नहीं रहा है, वो सेम रह जा रहा है, यूजुअल रह जा रहा है, तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? डेब्ट ट्रैप बोलते हैं। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। राहुल, राहुल नाम है, क्या नाम है जी? बस अनिष्का वाले वीरेंद्र, क्या नाम है? खड़े हो जाओ, क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा वीरेंद्र। मारेंगे जहां जहां पर्सनल नाम कभी पब्लिक किया तो बड़ी मार मारेंगे, समझा? बेवकूफ, कुछ भी बोल देता है। अरे कुछ बोलता है, उसको याद करता ही लोग, वो कितना नामी आदमी है। अच्छा चलो ठीक है, वीरेंद्र बताओ, ये क्या पूछ रहे थे इससे? कुछ पूछे थे? अच्छा ठीक है, बताओ किसान लोग कर्जा क्यों लेता है? जैसे क्या? एग्रीकल्चर, हाँ, सीड्स हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, इन सब चीजों के लिए कर्जा लेता है। बगल से आयुष, जो भी है खड़ा हो। कर्ज लेने का कोई 2 या 3 नीड बताओ, क्यों कोई कर्ज लेता है? बोला प्रशांत, बोलो। जैसे, हाँ ठीक है, और हाँ ठीक है, बैठो बैठो, बहुत बोल रहे तो ना लिख देगा तो कल्याण हो जाएगा। कर्ज लेने के बहुत सारे नीड बताए, मजाक नहीं उसका उड़ा रहे हैं, लिख दोगे इतना नंबर मिलेगा। कर्ज का सिचुएशन बताया, बिजनेस को एक्सपैंड करना हो, एग्रीकल्चर इनपुट खरीदना हो, अपना पर्सनल सिचुएशन डील करना हो, इमरजेंसी डील करना हो, एजुकेशन, हेल्थ, इस तरह के इशू में कर्ज लिया जाता है। अब देखते हैं कर्ज लोग कहाँ से लेता है। पीछे वाले कहानी में आया कि 2 लड़का गांव गया एक सोनपुर, और वहां पे जाके सर्वे किया, 4 तरह के लोगों से मिला, तो उसको फाइंड आउट किया कि अच्छा लोग यहाँ से कर्जा लेता है। तो जनरली ये देखने को मिला कि गांव में ज्यादातर लोग मनी लेंडर से या फिर जो लोकल ट्रेडर होता है उससे कर्ज लेते हैं। बट जब ये लोग कर्ज देता है ना, तो बदले में हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, कोई मंथली 3% तो कोई मंथली 5%। और एक बैंक से भी लोन ले रहा है जो सालाना 8% चार्ज कर रहा है, कोई कोऑपरेटिव से ले रहा है। तो इन सबको अगर कैटेगराइज किया जाए तो 2 ही ग्रुप बनता है, एक या तो फॉर्मल सेक्टर बोल सकते हैं और दूसरा इनफॉर्मल। तो सबसे पहला पॉइंट बनता है कि दोनों को हम डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन करेंगे तो इसमें मेन रूप से किसको कहा जाता है? फॉर्मल। बैंक्स एंड कॉपरेटिव्स को बोला जाता है फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। बैंक्स एंड कॉपरेटिव्स आर कॉल्ड फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। अदरवाइज, जबकि ये फ्रेंड्स हो गए, ठीक है, मनी लेंडर हो गए, इस तरह के जो भी कैरेक्टर्स आएंगे, ठीक है, ट्रेडर्स हो गए, या फिर चलो ज्वेलरी हो गया, ज्वेलर्स हो गया, ये रिलेटिव्स हो गया, इन सबको क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। एक हो गया फॉर्मल और दूसरा, इसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, ये बस आइडेंटिटी है कि इनको फॉर्मल और इनको इनफॉर्मल बोला जाता है। हमने डेफिनेशन देख लिया, डेफिनेशन में एग्जांपल एडेड था। फिर जब आते हैं भाई दोनों में, देखते हैं कि दोनों में इंटरेस्ट रेट का सिचुएशन क्या रहेगा। तो यहां पे रहेगा लो, और वो भी ईयरली चार्ज होगा 8%, 10%, 12%। बट यहां पे इंटरेस्ट क्या रहता है? हाई रहेगा। हाई वो भी कैसा? मंथली 5%, ईयरली चला जाएगा भाई लगभग 60%, 70%, 50%, ऐसे। इतना इस 30% तक तो एकदम आराम से, उससे ज्यादा ही लेगा, उससे कम ये लोग नहीं चार्ज करते हैं। इंटरेस्ट हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, उसके बाद अगर आते हैं हम कोलेट्रल में, कि भाई कोलेट्रल क्या चाहिए, तो यहाँ पे एकदम नीड है, यहाँ पे बिना कोलेट्रल के तो पॉसिबल ही नहीं कि वो आपको लोन दे देगा। लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करेगा? लेंडर पे, कि भाई वो मांगेगा कि नहीं मांगेगा। जैसे अगर मान लो घर में कोई बीमार पड़ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, और चाचा से बगल में अलगे रहते हैं, चाचा से गया कि चाचा 20,000 रुपया चाहिए, कहेंगे बेटा कौची लाया, गिरवी रखे लगी, बोलेंगे क्या? नहीं बोले, बोले किसका एक्सीडेंट हुआ है, चल साथ में चलते हैं, पैसा भी निकाल लेंगे। वहां कोलेट्रल नहीं मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कोलेट्रल नहीं मांगा जा रहा है, बट यहाँ बिना कोलेट्रल का मिलेगा ही नहीं। तू बैंक जा और क्या कि मेरे घर में एक्सीडेंट हो गया, लाइए तो 20,000 रुपया, पूछेगा तू है कौन, पहले तो यही पूछेगा। फिर कहेगा अगर चलो ठीक है दे देंगे, तुम्हारा अकाउंट है,
बहुत सारी बातें पूछने लगेगा, तब तक पता चलेगा वो नहीं हो गया, सत्यानाश हो गया। अच्छा, उसके बाद कोलेट्रल के बाद चलते हैं अगला, देखते हैं डॉक्यूमेंट पे। जब डॉक्यूमेंट पे आते तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, या फिर इसको चाहिए, बिना डॉक्यूमेंट को तो ये देगा नहीं, आईडी तो पूछेगा ही, बट यहाँ पे नो नीड, नीड ही नहीं है, यहाँ पे नीड नहीं है, डिपेंड करता है बट नीड नहीं है। क्यों नीड नहीं है? क्योंकि जान पहचान वाले से ले रहा है। अब दोस्त से 20 रुपया मांगेंगे तो क्या कहेगा, आधार कार्ड का जेरॉक्स लेके आओ, काहे मांगेगा भाई, वो ऑलरेडी जान रहा है। अब अगर मान लो तू तेरा ट्रस्ट नहीं है तो तू अटेस्टेड एगो आधार कॉपी का जेरॉक्स लेकर के ही उसको 20-10 रुपया देना, पैसा देता है। हाँ तो ठीक है, जेरॉक्स को ले लेना, जेरॉक्स के ज्यादा जरूरी है कि कोलेट्रल रख लेना, कुछ कोलेट्रल मांग लेना, वो आया होगा गाड़ी उड़ी लेके आया होगा, बोला कितना पैसा चाहिए, 2 गाड़ियां रखवा लो, बोले पैसा दे जाना तो कितना अंतर हो गया इन दोनों में, 4 हो गया। और आगे बढ़ते हैं, हाँ चलो आगे आते हैं मोड ऑफ रीपेमेंट, कैसे इसमें रीपेमेंट होता है। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल होगा, यहाँ पे कैसा सिचुएशन होगा, मतलब बैंक तय करेगा आपके कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, मंथली रिटर्न कर दो, ईयरली रिटर्न करो, वन टाइम रिटर्न, जैसे इच्छा वैसे रिटर्न करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो एग्रीमेंट साइन करवाते वक्त ये कर लेगा। बट यहाँ पे क्या है, हाँ यहाँ पे रिजिड है, ये डिपेंड करेगा किस पे, लेंडर पे, वो टाइम से पहले भी मांग सकता है, टाइम पूरा होने के बाद वो छोड़ देगा, जाओ देना, जब होगा जरूरत तो दे देना। तो ये आपका यहाँ पे ये अंतर दिख गया। और क्या अंतर हो सकता है, हाँ मतलब हाँ कंट्रोल देखो, कंट्रोल देखा है तो ये सुपरवाइज होता है किसके द्वारा, आरबीआई इसको रेगुलेट करता है, ये डिसाइड करता है किसको कितना लोन देना और किस कंडीशन में देना है। और यहाँ पे रेगुलेट कैसे होता है, सेल्फ रेगुलेटेड। भाई हम किसी को, अब सत्यम कर्जा दे रहा है किसी को, तो वो करा कौन कंट्रोल करेगा, चाहे नहीं दे रहा, क्यों कंट्रोल करेगा भाई, हम खुद का मालिक खुद ही है। और इसीलिए शायद यहाँ पे रिजिट भी हो जाता है, रिपेमेंट के टाइम में हो सके तू मैं भी हो जाए, तू ना देगा तू मिल, बाहर हम 10 गो लड़का को लेके आओ, पैसा नहीं कैसे देगा तू। तो ये सारे अंतर हैं किसमें, फॉर्मल और भी अंतर हो सकते हैं, लेकिन 5 पॉइंट से ज्यादा हो गया, बहुत हो गया। अब गेस करो कि हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा लोन कहां से लिया जाता है। उसका कारण है, लोग इनफॉर्मल से लोन इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कोलेट्रल का जरूरत नहीं पड़ता है। अच्छा डिसबर्जल देखो छोड़ दिया, अभी वो कोई बोला तो याद आ गया, अगर हम डिसबर्ज की बात करें कि भाई कितना दिन में पैसा रिटर्न करेगा, तो ये क्या करेगा, ये डिले करेगा, ये तुरंत नहीं देगा, लॉन्ग प्रोसेस में जाता है तो 6 महीना 4 महीना लगेगा। बट यहाँ पे क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर लोन का लेने का प्रोसेस देखो तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत टाइम लगता है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करो, ये करो वो करो, बट यहाँ पे तुरंत मिल जाता है। तो इन सब के वजह से हम देख रहे हैं कि ये सारा बेनिफिट है, इसीलिए ज्यादातर लोग कहां से लोन लेते हैं, इनफॉर्मल से। बट इनफॉर्मल से लेने के बाद वो प्रोटेक्टेड भी तो नहीं है। इनफॉर्मल से जब आप लोन ले लोगे तो डेप्ट ट्रैप में फंस जाओगे। अरे चल वो तो बहुत एडवांस लेवल का थिंकिंग हो गया, डेप्ट ट्रैप। अगर पहले जो कर्जा दिया ओकरे जाल में फंस जाएगा, वो तो बात के बात है। और तंग करेगा सो अलग, बार बार तुमसे ऐसे बात करेगा ना, लगे जैसे तुम्हारा ऊपर एहसान किया है कर्जा दे करके। आप देखना बहुत ऐसे एक सीन आपको मिल जाएंगे आपके रिलेटिव्स में, आपके सराउंडिंग्स में, जहां पे जब कोई कर्ज लेता है ना तो कर्ज लेने वाला बड़ा दब के बात करता है, लगता है जैसे उसने एहसान कर दिया, और उस एहसान का सामने वाले को ईगो होता है और फिर उसका वो गलत फायदा उठाता है। ये भी एक प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी लोग यही से लोन लेता है। कारण ये सब चीजें हैं, इमरजेंसी में अब कोई मरने वाला है किसी, या कोई अचानक से डेथ कर गया, अब अचानक से उसको पैसा चाहिए 50,000 रुपया, तो थोड़ी बैंक में अप्लाई करने जाएगा। मुझे अप्लाई जब तक कर जाएगा तब तक तो इधर बदबू देना शुरू कर देगा। भाई तो तुरंत उसको करो जो करना है, तो घर वाला ही करेगा, रिलेटिव या जो जान पहचान वाला वही इससे बाहर निकालेगा। और अपने इंडिया में जब सर्वे किया गया तो क्या देखा गया, वो देखो एक फिगर है जो देखना चाहिए यहाँ पे। जब अपने इंडिया में सर्वे हुआ तब पता चला कि लोन ज्यादातर लोग कहाँ से लेते हैं। देखो यहाँ पे एक सोर्स से दिया हुआ, जिसमें क्या दिख रहा है कि मैक्सिमम जो लोन है वो कॉमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड कर रहा है, कितना %, और दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है, मनी लेंडर्स। दूसरे नंबर मनी लेंडर है ना, कोऑपरेटिव तो बाद में गया, कितना है, मनी लेंडर है। अच्छा ये तो डेटा दिख रहा है कि ठीक ठाक, चलो यहाँ से बैंक लोन मिलता है, लेकिन सवाल है कि 51% लोन लेने वाला कौन है। तो 51% का जब हम लोन हम अगर देखते हैं, क्या इन लोगों को मिलता होगा, ये तो आफत में ऐसी हो सके बैलवो भाड़े पे लाया होगा। अच्छा यहाँ देखो इसमें दिखा रहा है, इसमें दिखा रहा है कि जो 51% देख रहे थे ना,
वो रिच हाउस होल्ड से और वेल ऑफ हाउस होल्ड था। जो लोन फॉर्मल से ज्यादा लेते हैं और इनफॉर्मल से, जो गरीब लोग होते हैं वो इनफॉर्मल से ही ज्यादा लेते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट बना, इनफॉर्मल से ज्यादा लोन क्यों लिया जाता है, क्योंकि वो सारे एडवांटेज है। और अगर इनफॉर्मल से लोन लेंगे तो इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो प्रोटेक्ट करने का दो तरीका, सरकार को बोला भाई दो काम करो, ये लोग प्रोटेक्ट हो जाएंगे। कैसे? तो एक आप काम क्या करो कि ज्यादा से ज्यादा बैंक्स और कोऑपरेटिव्स खोलो गांव में, और खोलने के साथ साथ उसका लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ा दो कि आसान तरीके से लोगों को लोन प्रोवाइड कर सके। जैसे ज्योग्राफी में एक टॉपिक आया था किसान क्रेडिट कार्ड, वहां पे जरूरत ही नहीं है किसी चीज का, क्रेडिट कार्ड लेके जाओ बैंक लोन दे देगा। तो ऐसा वाला सिस्टम यहाँ पे डेवलप कर दीजिए, लोगों की डिपेंडेंसी इनफॉर्मल पे कम हो जाएगा। और दूसरा दूसरा क्या कीजिए कि फॉर्मल सेक्टर को आप एक्सपैंड कर रहे हैं ना, तो हर व्यक्ति लोन ले सके, इस बात का भी ध्यान रखा जाए। तो ये दो चीजें किया जाए तो लोग फॉर्मल से लोन लेना क्या करेंगे, शुरू कर दें। आज लेते भी हैं, आज बहुत सारे लोग फॉर्मल से लोन लेते हैं, ये तो पुराना ही डेटा है। आज बहुत सारे, आप जो ईएमआई का बात हुआ था स्टार्टिंग में, वो फॉर्मल में ही आता है। कोई भी फाइनेंस कंपनी वो फॉर्मल में आता है, वो भी ईयरली 26% से मैक्सिमम 24% उनका मिनिमम होता है। 24% से मतलब मिनिमम पर्सनल लोन पे, कुछ लोग तो और नीचे आ जाएगा उनका लोन। तो ये हम क्या पढ़ लिए अभी, फॉर्मल और इनफॉर्मल। यानी अगर पूरा टॉपिक को अरेंज कर लें ऊपर से, तो देखो ऊपर से क्या क्या पढ़े। सबसे पहला टॉपिक आया क्रेडिट, जिसको हमने डिफाइन किया। फिर हमने देखा क्रेडिट का सिचुएशन, जिसमें सलीम और स्वप्ना का कहानी आया। तीसरा हमने देखा क्यों कोई क्रेडिट लेता है, और इसी में एक पॉइंट ऊपर आ गया था डेब्ट ट्रैप। फिर हमने इसमें कहानी वगैरह देखा, एक सुधा का कहानी आया, टर्म्स ऑफ क्रेडिट उधर से पढ़ लिए थे। इसमें से यहाँ पे नीड ऑफ क्रेडिट के बाद कौन सा टॉपिक हिडन है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, जिसमें कौन सा एक मेन कॉन्सेप्ट आया, कोलेट्रल का मेन कॉन्सेप्ट आया इसमें। फिर हमने सेक्टर कितने प्रकार का देख लिया, फॉर्मल और दोनों में अच्छा खासा कंपेयर हो गया। दे बुढ़बा के तो खा लिया रे, रैपर किसके हाथ में है, रैपर किसके हाथ में है, अरे हाय किसके हाथ में, तो तू ना खाओगा, दे लाओ। तो रैपर हमको क्यों दे रहा है, नो टॉफी तो निकाल के। फॉर्मल इनफॉर्मल हो गया, चलो आगे बढ़े और लास्ट इसको करते हैं। अनीस खड़े हो जाओ। अच्छा अनीस बताओ कि लोग, प्रशांत बात नहीं, लोग गरीब लोग ज्यादातर इनफॉर्मल से लोन क्यों लेते हैं, ठीक है, और ठीक है, और तुरंत चाहिए लोन, डॉक्यूमेंट भी नहीं होता है, प्रोसेस भी थोड़ा सा आसान होता है, इस वजह से गरीब लोग ज्यादातर लोन कहां से लेते हैं। ठीक, बैठ जा नितिन। तो इनफॉर्मल से अगर कोई लोन लेता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जा सकता है, अभी 2 स्टेप लास्ट में बताए थे। नहीं, और अच्छा रोन ट्राई करो, नितिन फंस गया। बैंक और कोऑपरेटिव रूरल एरिया में ज्यादा खोलिए, और दूसरा हाँ मैंने नहीं, फॉर्मल का जो लोन देने का प्रोसेस है उसको ज्यादा एक्सपैंड कर दे। आज एक्सपैंड हो चुका है ना, आज से 40 साल पहले का इंडिया और आज का इंडिया में बहुत अंतर है। लेकिन हम जिस इकोनॉमी में अभी जी रहे हैं ना, वो इकोनॉमी अलग ही एक झंझट है। एक ऐसा इकोनॉमी है जिसको आप स्टार्ट हुआ था 1991 में प्राइवेटाइजेशन के रूप में, जिसमें क्या हुआ, एमएनसी को अलाउ किया गया इंडिया में व्यापार करने के लिए। आप लोग इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा पढ़े इसके बारे में। जब एमएनसी आया ना, तो एमएनसी बहुत बड़ी मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग कर दिया। अभी के इकोनॉमी का प्रॉब्लम समझा रहे हैं, क्या कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग। मोबाइल चाहिए तो ढेरी भर मोबाइल, बल्ब चाहिए बहुत सारा, गाड़ी बहुत सारा, सब कुछ बहुत बड़ी मात्रा में आ गई। लेकिन लोगों का परचेजिंग पावर कम था। हमारे पास परचेजिंग पावर नहीं था, आज से 20 साल पहले परचेजिंग पावर नहीं था। परचेजिंग पावर समझते हो, मार्केट में जो सामान बिक रहा है उसको खरीदने का क्षमता। तो 20 साल पहले ये चीजें नहीं थी। तो एमएनसी आया, सामान भी बनाया, लेकिन लोग खरीदे नहीं। तो लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिए फिर एक पॉलिसी खेल दिया, क्या, कि सामान लेके जाओ, पैसा बाद में देना। सामान क्या करो, लेकर के जाओ, और पैसा जितना मर्जी हो क्या करना, बाद में देना। अब बना दिया ईएमआई वाला प्रोसेस। क्या चीज वाला प्रोसेस, और आज ऐसा हो गया है कि किसी के भी घर में जाओगे तो फ्रिज कूलर तो नॉर्मल बात हो गया है, लेकिन वो ईएमआई के नेटवर्क में फंसा हुआ है। तो ये तो झंझट है, ये क्रेडिट वाला प्रॉब्लम है। इस सिचुएशन को अमेरिका 1930 में झेला था।
और हम अमेरिका से कितना साल पीछे हैं, लगभग 95 साल पीछे हैं। वो 30 में झेला था वहां का लोग ये सिचुएशन को, और हमारा कंट्री का इकोनॉमी अब झेल रहा है। अब सोच अगला 100 साल बाद उसकी इकोनॉमी क्या रहेगी और हमारी क्या होगी। अच्छा, लास्ट वाला टॉपिक क्या है, एसएचजी। लास्ट क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसके कुछ पॉइंट बस याद रखने हैं। 15 से 20 लोग बनाते हैं, गांव में स्पेशली वुमेन लोग बनाते हैं, मंथली का या वीकली सेविंग करते हैं, मिनिमम 25, मैक्सिमम जितना मर्जी कर लो। रूल्स रेगुलेशन खुद ही बनाते हैं, छोटे छोटे अमाउंट लोन प्रोवाइड करते हैं, और अपना खुद का रूल्स रेगुलेशन सेट किए हुए रहते हैं। ये सब किसका है, आइडेंटिटी। और छोटा मोटा ग्रुप जो गांव में लोन के पर्पज से बनाया जाता है। और लास्ट इसका एडवांटेज क्या है, कोलेट्रल का नीड नहीं पड़ेगा, डॉक्यूमेंट का नीड नहीं पड़ेगा, सेल्फ रिलायंट बना देगा इकोनॉमी, सोशल अवेयरनेस भी आ जाएगा। तो एसएचजी को उतना टफ टॉपिक नहीं है। तो इस तरह से ये चैप्टर तो गया, क्रेडिट चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। उसको थोड़ी देर के लिए पॉज करो, आते सर से बात करने के लिए। 20 मिनट स्टार्ट कर दिया, चलो लास्ट चैप्टर पढ़ो और जाओ घरे जाओ। लास्ट चैप्टर का नाम क्या है, ग्लोबलाइजेशन। कल क्या स्टार्ट करोगे, कल हिस्ट्री पढ़ लेना है। हिस्ट्री के लिए 10 दिन सिक्योर रखो, 10-12 दिन, और उसको लास्ट में पढ़ो। अभी आज कितने तारीख है, 6 है, 7 है, तो 7 को इकोनॉमिक्स खत्म हो गया। अगला 7 दिन में हमको लगता है 7 से 10 दिन में सिविक्स खत्म हो जाएगा, तो चलो 17-18 तक जाएगा। उधर वाला में 10 दिन में हिस्ट्री पढ़ लेगा। रहा ज्योग्राफी का सवाल, तो फिर बीच में ना एक बार जो गैप मिलेगा ना 7 मार्च के पहले, उसमें भी पढ़ाएंगे। हाँ, आप लोग क्यों किसी चीज को सेलिब्रेट करोगे? तुमको लगता है कि यहाँ का कोई टीचर तुमको इस बार रिलीफ देने वाला है? कोई रिलीफ देने वाला नहीं है। तू जनवरी तक पढ़ा, जो दिमाग में रहता है ना कि फरवरी में हम उड़न छू हो जाएंगे, कहाँ जाएगा उड़ करके? कौन तैयारी करवाएगा तुमको? कितना बच्चा ये भी सोचता है, चलो एक बात बता दे, कितना बच्चा ये भी सोचता है सर फरवरी में तो पढ़ेंगे नहीं, फिर फी देना होगा। मत देना फी, हम खुद अपना, हम सर को बोल देंगे सर हम अपना पैसा नहीं लेंगे बच्चा से, नहीं 5 दिन हम पढ़ा देंगे ऐसे। तुमको लगातार जो बीच बीच में गैप आएगा ना, वो गैप में वो टीचर तैयारी करके देगा जो जिसका एग्जाम होने वाला है। जैसे पहला दिन मैथ का है, तो सर बोले कि 7 दिन लगातार 10 से हम खुद ही 10 फरवरी से लग जाएंगे, पूरा तैयारी करवाएंगे। जहां जहां बच्चा फंसता है उसको फिर से एक बार रिपीट करवा देंगे। फिर वो साइंस कब है, 18 फरवरी, तो 17 फरवरी को पहला एग्जाम, और दूसरा तो 4 दिन का गैप मिला, तो 4 दिन में साइंस वाले टीचर आके पकड़ दें। ठीक है, अगला साइंस तुम्हारा 4 दिन होगा ना गैप, तो समझा क्या रहे वो देखो। जो सब्जेक्ट रहेगा, हो गया स्वाति, जो सब्जेक्ट रहेगा उस सब्जेक्ट के टीचर तुमको उस पर काम करवा देंगे, और पूरा काम करवा के देंगे। उससे क्या होगा ना, टीचर से इंटरेक्ट रहोगे ना, तो वहां का डर खत्म हो जाएगा। वो जो बैठ जाता है ना घर में बच्चा, जो बैठ गया कि मैंने पहले से कि हम खुद तैयारी कर लेंगे, सेल्फ स्टडी कर देंगे, लाइब्रेरी में पढ़ लेंगे, उनका परफॉर्मेंस और अपना देखना। इसमें से बहुत सारा बच्चा का परफॉर्मेंस बदल रहा है। पिछले 1 महीना के रिकॉर्ड में बता रहे हैं, पहले एकदम डल थे और इधर बड़ी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। बहुत सारा बच्चा है, कुछ बच्चा है जो कॉन्फिडेंस ठीक ठाक था, लेकिन वो कॉन्फिडेंस के चक्कर में क्या हो रहा है ना, छोटा छोटा माइनर मिस्टेक कर रहे हैं। उसको बचाना है उनसे, उस प्रॉब्लम से उनको बचा देना है और निकालना। एग्जाम बढ़िया से निकलेगा, तो वो भी टेंशन नहीं लो कि छुट्टी किस बात करे। कुछ मनुष्य का बॉडी लेकर पैदा हुआ तो छुट्टी नहीं, छुट्टी कब होगा, हाँ जब ग्रेव में जाएगा तब, उससे पहले छुट्टी नहीं है। छुट्टी को जगह हमारे बउआ रोती है ना, हमारी बेटी रोती है, अभी तो 2-2.5 महीना हुई है, अभी रोती है ना, तो कहते काहे लेके पैदा हुआ है, मनुष्य का बॉडी लेके कहा आया। अब आया है तो रोना क्या, झेलो जो मिल रहा है उसको। ये सीधा बात है, सबके साथ ये हो रहा है। तुम अगर बॉडी लेके आए हो ना, तो इसका मतलब है कि आपका कई जन्म का ड्यूटी जो है ना, आपके माइंड के ऊपर बर्डन था उस एनर्जी पे, और वही पर बॉडी दे दी, अब उसको भरपाई करो फिर। और अगर ठीक तरीके से भरपाई नहीं किया तो पता नहीं कितना भटकना है। ये हमारा माइथोलॉजिकल वर्ल्ड बोलता है, हिंदुइज्म बोलता है, भटकाएगा, भयंकर भटकाएगा। 84 लाख वाला तो सिस्टम अलग है ही। तो भटकना है तो भाई छुट्टी नहीं है, छुट्टी कुछ का नहीं, पढ़ते रहो। कुछ बोल रहा सत्यम, हाँ खेलो होली, होली को यही खेल लेंगे। एक काम करना,
अपन घर से सब एक को पुआ लेके आ जाएगा, कुछ कलर लेके आ जाएगा, यही खाएंगे यही खेलेंगे। वैसे भी देखो सुनो गर्ल्स, वैसे भी हम लोग का समाज में हमारा परिवार और हमारे एल्डर्स ये सोचते हैं आरती कि बच्चा 10th कर लिया ना तो समझदार हो गया, ये सब लोग सोचता है। तो 10th के बाद आप जैसे 10th तक चल रहे हो उस तरीके से 10th के बाद टीचर नहीं रहता, टीचर और बच्चों के बीच में थोड़ा थोड़ा इंटरेक्शन बढ़ जाता है, फ्रेंडशिप वाला, तो आप ज्यादा सीख पाओगे। तो स्ट्रिक्ट अगर दबा के रखेगा तो सीख नहीं पाओगे। आपका सोचने का क्षमता आ गया है ना, आपको सही गलत समझ में आता है ना, तो सही गलत समझ में आता है, बस उसको एक दिशा देने का काम किया जाता है 11th-12th में। आप अपने मन से हवाबाजी करेगा कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, भीड़ में चले जाओगे ना तो भीड़ में गुम हो जाओगे। कुछ बोल रहे हो? हाँ तो खाना मुर्गा, जो मुर्गा खाएगा वो मुर्गा वाला अलगे बेंच बना देंगे, और जो नॉन वेज खाएगा वो वेज वाला अलगे बेंच बना देंगे। हम भी वेज में है तो क्या दिक्कत है? और तब मुर्गा पे नाम लिखा है कि पूजा कराने वाला नहीं खाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। खाना का धर्म से कोई कनेक्शन नहीं है, वो जोड़ के बोल रहा है समाज तो अलग बात है। वो ऐसा फिर वो कम्युनलिज्म वाला माइंड मत बनाओ। चलो समझते हैं ये वर्ड। ये चैप्टर में 10 से 15 मिनट का ये क्लास है, वो ज्यादा नहीं चलेगा, खत्म हो जाएगा चैप्टर। ये जो ग्लोबलाइजेशन जो ये टॉपिक है, इसमें एमएनसी भी पढ़ना है, फॉरेन ट्रेड भी है, जो डिडक्टेड है नहीं पढ़ना है। एमएनसी का मतलब क्या होता है? ऐसा कंपनी जो 2 से अधिक देशों में व्यापार को कंट्रोल करता हो। और फॉरेन ट्रेड क्या होता है? 2 देशों के बीच का व्यापार। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट में ये ग्लोबलाइजेशन कहाँ एडजस्ट होता है? तो ग्लोबलाइजेशन तो पढ़ा हुआ है कि ये क्या होता है, इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं, इंटर कनेक्शन बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं। किसके बीच में? बिटवीन कंट्रीज। दुनिया का सारा कंट्री, एक कंट्री नहीं, दुनिया का सारा कंट्री इंटीग्रेट हो जाए, एक दूसरे से जुड़ जाए, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बस अगर दुनिया का सारा कंट्री जुड़ रहा है तो ये होता है ग्लोबलाइजेशन। और जैसे ही दुनिया आपस में कनेक्ट होती है तो स्टार्ट हो जाता है मूवमेंट। क्या स्टार्ट होता है? किसका मूवमेंट स्टार्ट होगा? देखो क्या क्या चीज का। सबसे पहले आप रखोगे मूवमेंट किसका स्टार्ट होगा, फिर क्या चीज का स्टार्ट होगा? सर्विसेज का। और क्या चीज का स्टार्ट होगा? पीपल का। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का। इसके अलावा साइंस का। बहुत सारी चीजों का, आइडिया का भी। ये सारा चीज मूव करता है, जिनमें प्रेजेंट में रिसेंटली देखने को मिला कि पीपल का मूवमेंट थोड़ा फास्ट हो गया है। इनका मूवमेंट क्या हो गया है? तो इनके मूवमेंट का कारण सबसे पहला है जॉब यानी इनकम। पहला मूवमेंट का कारण क्या है? दूसरा हेल्थ, और तीसरा एजुकेशन या मेडिकल। ये 3 चीजें हैं जिसकी वजह से लोग माइग्रेट करते हैं, मूव करते हैं एक कंट्री से दूसरा कंट्री। और जब अगर ये मूवमेंट हो रहा है इसका मतलब दुनिया जुड़ रही है, और इसी को क्या बोलते हैं? क्या आज का दुनिया जुड़ा हुआ है? आज का दुनिया क्या है? आपस में कनेक्टेड है। आपको आश्चर्य होगा, सर है ना, सर को हम जब एक दिन बोले कि दुनिया का कुछ ऐसा भी कंट्री है जहां पे 2-3 महीना 4 महीना तक सूर्य भगवान उगते ही नहीं है, पता है कौन कंट्री ऐसा? दुनिया का कोई ऐसा कॉन्टिनेंट भी है जहां पे ठंडा करता तो लगातार 300-300 साल तक ठंडा करता है। बोले कौन सा कंट्री है? तुम लोग को पता है? नॉर्वे, जो नॉर्थ पोल में आता है ना, नॉर्वे, स्वीडन, ये सब जो कंट्री, अलास्का, फिनलैंड, ये सब कंट्री है ना, यहाँ लगातार 4-4 महीना तक सूरज भगवान उगल रहते हैं। कहते बेटा तपा के मारेंगे। और उसके बाद जब वो डूबते हैं ना तो कहते तू कितनों दिया जला लो हम निकलने वाले नहीं है, उगते ही नहीं है। वो पोल पे है, पोल पे है, वो जो मूवमेंट होता है ना तो वहां पे डायरेक्ट आ जाता है पोजीशन सन का, तो उधर उधर नहीं जा रहे। उन कंट्री में रात होती है तो लगातार रात है, दिन होता है तो लगातार दिन है। और इसी सिचुएशन के वजह से नॉर्थ और साउथ पोल का जो रीजन है ना, वो फ्रीजिड फॉर्म में रहता है। ठंडा तो भयंकर ठंडा है, और वो क्या करता है? दुनिया के बाकी हिस्सों को इफेक्टेड करता है, क्लाइमेटिक कंडीशन और हवा को इफेक्ट करता है। इसीलिए यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कई सौ साल तक क्या रहता है? ठंडा रहता है, तो भयंकर चिल्ड ठंडा रहेगा, -40 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। जिसमें एक एग्जाम्पल है 1100 से 1400 के बीच में लगातार 300 साल ठंडा था। फिर 500 से पहले भी लगातार ठंडा ही ठंडा था यूरोप में, बीच में वार्म क्लाइमेट था, और अभी वार्म कंडीशन चल रहा है। कहाँ का? यूरोप का। बाद में हो सकता है 100 साल बाद फिर वो उसी सिचुएशन में चला जाए। इसीलिए ना वहां का लोग मांस खाता है,
और वही कैसा मसाला का डिमांड क्यों करता है इंडिया से, क्योंकि उन लोगों का जो खाना होता है ना वो रख देता तो वैसे वो पड़ा हुआ रहता है और आग मिलता नहीं है। लगातार जो आप सोचो 100 साल ठंडा करेगा तो लकड़ी मिलेगा, आग मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ का आफत हो जाएगा। तो उस स्थिति में क्या करोगे, जो भाई माँ से कच्चा वही खाना शुरू कर दोगे, तो मसाला डाल के खाओ, बड़ा मजा आता है। इसलिए मसालों का डिमांड था यहाँ से इंडिया वाले मसाले का, कहाँ पे, यूरोप में। तो ये सब अगर जैसे अभी हम अलास्का के बारे में बोले या नॉर्वे के बारे में बोले तो ये इंटरकनेक्शन को शो कर रहा है। हम जान रहे तब ना, जब हम लोग नहीं जानते थे तो पता ही नहीं था कि वो दुनिया है। हिस्ट्री में पढ़े थे ना, लोगों का सीमित सोच था कि भाई दुनिया कितना है, तो एशिया और अफ्रीका बस यही दुनिया है। बाद में वो अपग्रेड हुआ। तो दुनिया आपस में अगर जुड़ता है तो इस तरह के मूवमेंट हो गए, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लोबलाइजेशन। बात समझ में आ गया ग्लोबलाइजेशन का। तो ग्लोबलाइजेशन होता कैसे है, तो ग्लोबलाइजेशन का फैक्टर्स है, ग्लोबलाइजेशन का क्या है, तो फैक्टर्स दो ही है, ग्लोबलाइजेशन का ओनली दो ही फैक्टर है। पहला फैक्टर है ट्रांसपोर्टेशन, पहला फैक्टर क्या है, और दूसरा कम्युनिकेशन, बस यही दो है। और अगर इन दोनों के अलावा अगर तीसरा आपको देखना हो तो तीसरा है एमएनसी, जो दो देशों को आपस में जोड़ता है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन में सारा ट्रांसपोर्ट ले लो आप, रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज, एयरवेज, यही तो कनेक्शन का काम करते हैं। और कम्युनिकेशन में सारा एग्जांपल ले लो आप, टेलीफोन, इंटरनेट, कंप्यूटर, जीमेल, जो भी है सबका एग्जांपल ले लो। तो ये सब क्या करता है, वर्ल्ड को आपस में जोड़ते हैं। और इसीलिए इनको क्या बोला गया है, फैक्टर्स बोला गया। किसका फैक्टर्स, तो एक पार्ट देखो पढ़ लिया ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। आप जब बुक में जा रहे हो तो इसके एग्जाम्पल मिल जाते हैं। चलो बुक को देख ही लेते हैं एक बार। बुक में आ रहे हैं कहां पे, ग्लोबलाइजेशन वाले पार्ट में। तो देखो यहां ग्लोबलाइजेशन में, चल और ऊपर चलो, देखो यहां पे जब ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ तो पहला एग्जांपल दिया है कंटेनर का, ट्रांसपोर्टेशन में। ये क्या है, कंटेनर, जिसमें पुष्पा चंदन का लकड़ी लाद के ले जाता था। ये कंटेनर का क्या रोल होता है, लार्ज अमाउंट में जो गुड्स होता है, बड़ा बड़ा हैवी गुड्स, उसको आसानी से ट्रांसपोर्ट कर ली जाती है वाटरवे से। तो ये कनेक्ट कर रहा है दुनिया को। इंटरनेट में एग्जांपल किसका लिया गया, ये मैगजीन वाला, लंदन वाला, कि लंदन का न्यू पब्लिकेशन वाला कंपनी है और छाप कहाँ रहा है, इंडिया में, दिल्ली में। तो ये कनेक्शन दिखा रहा है। और इसमें फैक्टर क्या आ गया, या तो कम्युनिकेशन या फिर ट्रांसपोर्ट, यही दो याद रखना है। ग्लोबलाइजेशन के कितने फैक्टर, सिर्फ दो, कौन कौन सा, और तीसरा क्या बना दिए, एमएनसी। ट्रांसपोर्टेशन का डिफरेंट ब्रांच और कम्युनिकेशन का डिफरेंट ब्रांच। अगर लॉन्ग क्वेश्चन बन जाए, आ जाओ, लॉन्ग अगर क्वेश्चन बन जाए तो फिर उसको आप अरेंज कर लो। स्कूल जाना है, अच्छा अभी बहुत टाइम है, इसको खाना पीना होगा। अब आ जाओ लास्ट टॉपिक में, ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड लास्ट टॉपिक क्या बोलता है, लास्ट टॉपिक है लिबरलाइजेशन। लास्ट टॉपिक क्या है, लिबरलाइजेशन को टॉपिक लिखा हुआ है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। सरकार का क्या है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है जो लिबरलाइजेशन को शो करता है। अब ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंडियन गवर्नमेंट कब अडॉप्ट किया, और इस ग्लोबल न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में दो कंपोनेंट को यूज करता है कोई भी गवर्नमेंट। पहला क्या यूज करता है, ट्रेड बैरियर, पहला क्या यूज करता है, और दूसरा क्या यूज करता है, लिबरलाइजेशन। पहला ट्रेड बैरियर और दूसरा, अब ट्रेड बैरियर क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन। ट्रेड बैरियर का मतलब किसके ऊपर, या तो रिस्ट्रिक्शंस बोल दो या फिर टैक्स, कहां पे, ओवर इंपोर्ट। अगर इंपोर्ट पे किसी तरह का टैक्स लगा हुआ है या रिस्ट्रिक्शन लगा, उसको क्या बोलते हैं, ऐसे भी साधारण शब्द में व्यापार पे लगा दो बैरियर। बैरियर मतलब रुकावट, बैरिकेड देखा है ना रोड पे, वो बैरियर होता है। तो किस पे बैरियर लगा हुआ है, किस रूप में बैरियर लग गया, तो इसको ट्रेड बैरियर बोल दिए। और अगर ये हटा दिए, अगर इसको हटा दिए, ट्रेड बैरियर को हटा दो, रिमूव ऑफ टैक्स या रिस्ट्रिक्शन, तो इसको क्या बोलेंगे, बस दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो किसी भी कंट्री में अगर व्यापार को मेंटेन करना हुआ, दूसरे कंट्री के कंपनी को अगर कंट्रोल करना हुआ, तो सरकार यही दो कंपोनेंट यूज करेगा। जब मर्जी कंपनी पे ये ट्रेड बैरियर लगा देगा, जब मर्जी इसको हटा देगा। इससे मार्केट में फायदा होगा। मार्केट में वस्तु की संख्या बढ़ाना है तो इसको हटा दो, वस्तु की संख्या को लिमिट करना है, रोकना है तो फिर इसको
लगा दो, यही प्रोसेस है। और इसी से कोई भी गवर्नमेंट अपने कंट्री का ट्रेड को मेंटेन करता है, जिसमें यह दिया गया है कि भाई ट्रेड बैरियर जरूरी क्यों है। तो इसमें जरूरी में सबसे पहला क्या दिखा कि हाँ नहीं, गुड्स को क्या करना है, गुड्स को अगर इंक्रीज करना है या मार्केट में क्या करना है, डिक्रीज करना है, ये बड़ा जरूरी हो जाता है। जैसे आपके मार्केट में आज मोबाइल की कमी नहीं है, आपके मार्केट में CFL बल्ब का कमी नहीं है, आपके मार्केट में ऑटोमोबाइल यानी व्हीकल्स की कमी नहीं है, तो गवर्नमेंट ने कभी तो ऐसा किया होगा कि इसको हटा दिया होगा, वो सारी चीजें आ गई होंगी। फिर क्या किया, उसको लगा होगा तो रुक गया होगा। अच्छा, उसके बाद प्रोटेक्शन देता है, किसको प्रोटेक्ट करता है, लोकल प्रोड्यूसर का, जिसको डोमेस्टिक प्रोड्यूसर आप बोल रहे हैं, इसको भी ये प्रोटेक्ट करता है। और क्या करता है, तो सिर्फ एसेंशियल चीजें मंगानी होगी ना तभी इसका इस्तेमाल करेगा। जैसे आजादी के बाद ये वाला सिस्टम लगा दिया अपने कंट्री पे, बोला कोई कंट्री नहीं आएगा दूसरा कंट्री का। ऑलरेडी एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी आया था, बैंड बजा दिया 200 साल, अब कोई कंपनी नहीं आएगा। और कौन कंपनी आएगा भाई, तो पेट्रोल वाला आएगा, फर्टिलाइजर वाला आएगा और मशीन वाला आएगा, इसके अलावा कोई इंडस्ट्री इंडिया में नहीं आएगी। तो एसेंशियल चीजें मंगाई गई। और जब 40 साल में इंडिया विकसित हो गया, कैपेबल हो गया, तब जाके इसको हटा करके ये वाला प्रोसेस अपनाना शुरू किया। दुनिया की कंपनी आने लगी और धीरे धीरे इकोनॉमी यहाँ का क्या होने लगा, बूस्ट होना स्टार्ट हुआ। इसी को बोल दिया गया लिबरलाइजेशन। तो चैप्टर 4 में जब आ रहे हो इकोनॉमिक्स का, तो ये इतना सारा पॉइंट है जो आपको पढ़ना है, इतना ही सारा पॉइंट है, ग्लोबलाइजेशन और ये। और इस सब के अलावा आप एक छोटा सा टॉपिक क्या है जिसमें इसका इंट्रोडक्शन और इसका इंपॉर्टेंस, बस 2 बातें पढ़ लेनी है, इंट्रोडक्शन और इंपॉर्टेंस, जो अभी दिखाई देते हैं यहाँ पे। इतना तक में किसी को दिक्कत? चलो G20 देख ही लेते हैं, छोटा सा है। क्या होता है G20, यहीं पे सर्च कर लेते हैं क्या है, व्हाट इज G20, 29 है G20 एंड क्या लिख दें, इट्स इंपॉर्टेंस। लो आ गया, बस ये इतना से जो पढ़ना है। G20 क्या है, ये ग्रुप है कितने कंट्री का, 20 कंट्री का, जो इंटरनेशनल लेवल पे इकोनॉमिक कोऑपरेशन करता है। एक दूसरे को, मतलब 20 कंट्री एक दूसरे को क्या करेगा, कोऑपरेट करेगा उसके ग्रुप के इकोनॉमी को ऊपर उठाने में। जिसमें 20 कंट्री में मेजर कंट्री कौन कौन है, देख लो वहां पे क्या लिखा हुआ है, 19 कंट्रीज, और प्लस में कौन दिया हुआ है, यूनाइटेड। अब 19 कंट्री में इंडिया भी होगा ही, आगे लिस्ट हो गए, तो उधर डीपली नहीं जाना है, बस इसका इंट्रोडक्शन देखना है। G20 का सेटअप कब हुआ है, 1999 में, 19 कंट्री है, उसके अलावा ये मेन कंट्री चाइना, इंडिया और USA भी उसमें है। इसका इंपॉर्टेंट बस देख लेना है। पहला इंपॉर्टेंस क्या है, दूसरा देख रहा है कैसे आंसर लिखता है AI, ये भी आंसर ही है ना एक प्रकार से। क्या आप ऐसे आंसर लिखते हो, पॉइंट बना के डिटेल कर देना है, कुछ बच्चा कॉपी में मिला है ये चीजें। ये परफेक्ट तरीका है आंसर देने का साइंस और SST में। जब आपका ग्लोबल लेवल पे नेट ऐसा कर रहा है तो आपको भी अपने कॉपी में करना चाहिए। तीसरा क्या है, क्राइसिस रिस्पॉन्स, चौथा है ब्रॉड एजेंडा, और पांचवा तो ये डेफिनेशन, और ये पांचों इंपॉर्टेंस लिख लो, डेफिनेशन लिख लो और वो पांचों इंपॉर्टेंस, क्योंकि ये बुक में तो है नहीं। और क्लास खत्म करो, कर दो खत्म उसको, दीपांश उसको बंद कर दो, स्टॉप ही कर दो अब।